A very warm welcome all my dear students. Hope you're doing wonderful. Hope you're studying well. हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है. चैप्टर नंबर 1 बोले तो कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट का एक एक वर्ड, एक एक प्रोविजन, एक एक सेक्शन वी हैव प्रॉपरली डिस्कस्ड. हमने प्रॉपरली समझा है, अपने नोट्स में लिखा है, उसके अलावा नोट्स में से साथ में रीड करा है. आई हैव लेफ्ट नो स्कोप कि कोई एक चीज़ पेंडिंग रह गई हो या उसमें से नंबर कट सकते हैं. वी हैव डन एम्पल रिविजन इन ऑल क्लासेस. बट एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर चैप्टर एक क्विक समरी लेक्चर हो जाए इस चैप्टर के ऊपर, बिकॉज इट वॉज ए लेंदी सेक्शन. बट ट्रस्ट मी, इस पर्टिकुलर लेक्चर का मज़ा आपको तभी आएगा जब आपको सब्जेक्ट की, पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 1 की प्रॉपर लर्निंग होगी. ठीक है, समझ तो हम सारी चीज़ें चुके हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि साथ साथ में अगर लर्न होता है तो हम बैक टू बैक रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को. द मेन इंटेंशन ऑफ दिस लेक्चर इज बेसिकली टू हैव अ समरी रिकॉर्डिंग. एक समरी रिकॉर्डिंग दे देती हूँ मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की, ताकि आप अच्छे से जब भी रिवाइज करना चाहें आप मेरा ये लेक्चर देख सकते हैं. सो दिस इज चैप्टर नंबर 1 समरी, अ क्विक मैराथन रिविजन ऑन कंपनी ऑडिट. तो हमने शुरू किया था ये चैप्टर बाय लर्निंग द सेक्शंस. हमने पढ़ा था कि जब भी हम कंपनी ऑडिट की बात करते हैं तब कंपनी ऑडिट में 2 वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन से 2 वर्ड्स? एक तो कंपनी और एक ऑडिट. कंपनी मतलब कंपनी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड ऑडिट ऑडिटर करता है सी एक्ट 1949 के प्रोविजंस लगते हैं. तो जब भी हम वर्ड कंपनी ऑडिट डिस्कस करेंगे तो वी हैव टू डील विथ 2 एक्ट्स साइमल्टेनियसली. ऑफ कोर्स सर्वोपरि कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013. और ऑडिट के प्रोविजंस के लिए कहीं कहीं हम रेफरेंस में यूज करेंगे 1949 के एक्ट को. उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ऑडिट के सेक्शंस कौन कौन से हैं. तो हमें इस चैप्टर में टोटल 10 सेक्शंस लर्न करने थे. कौन से 10 सेक्शंस? 139 से लेकर 148. हमने एक एक सेक्शन का एक एक प्रोविजन, एक एक वर्ड डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि 139 से 148 के नेम्स क्या क्या थे. तो चलिए शुरू करते हैं. 139 आएगा, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. 140 जे से जाएगा, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर. 139 140 डन. फिर 141 says qualifications and disqualifications of auditor. 142 bad ball decides remuneration of auditor. 143C chair gives you powers and duties of auditor. 144D not to render certain services. 145E से eagle signing on the audit report. 147 gun punishments and penalties. 148 कॉस्ट ऑडिट. तो ये सारे सेक्शंस थे. जिन्होंने पूरा डिटेल्ड लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है उनको ऑफ कोर्स मैं मान के चल रही हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपको सब चीज़ें लर्न ही होगी. दिस इज जस्ट रिविजन लेक्चर. हमने सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं. तो 139 से 148 ये सेक्शंस थे. फिर हमने शुरू किया था सेक्शन 139. एंड व्हाट इज 139? इट सेज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है इसके बारे में डिस्कशन किया था. अपॉइंटमेंट के लिए हमने कंपनीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी. व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? ऐसी कंपनी जिसका 51% और मोर होल्डिंग किसके हाथों में है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जॉइंटली सेवरली. उन कंपनीज को बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी. और गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का काम किसका होता है? CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG. इट्स नॉट CAG, इट्स नॉट CAG. It's either CAG or use the full form Comptroller and Auditor General of India. गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो हम सीख चुके हैं कि जिस दिन कंपनी बनी है उसके 60 डेज के अंदर अंदर CAG ही ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. अगर CAG फेल हो जाते हैं तो अगले 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाते हैं तो अगले 60 डेज में मेंबर्स जनरल मीटिंग में बैठकर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर कर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे.
फर्स्ट ऑडिटर की बात करी हूँ, कंपनी का पहला ऑडिटर। और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करूँ तो उसमें सीएजी का कोई इंटरवेंशन नहीं है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग वाया पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन इन 30 डेज। अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो नहीं अपॉइंट कर पाए तो 90 दिन के अंदर अंदर मेंबर्स ईजीएम में बैठकर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर कर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ है एज अ फर्स्ट ऑडिटर, ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ, पहला ऑडिटर है तो पहले एजीएम तक रहेगा, फर्स्ट एजीएम पर उसका टेन्योर फिनिश, उसको जाना है, राइट। अब अगर हम बात करें सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए हमने क्या डिस्कस करा था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी ऑलवेज सीएजी, हमेशा सीएजी का रोल होता है। तो सीएजी के लिए क्या लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए जिस दिन फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसके 180 डेज के अंदर अंदर सीएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर, उसके 180 डेज के अंदर अंदर सीएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर। और जो ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है उसका टेन्योर 1 साल है, मतलब वो अपनी नेक्स्ट एजीएम करके गया। फिर थर्ड ऑडिटर अगेन अपॉइंटेड बाय सीएजी, एजीएम सुनकर गया। फोर्थ ऑडिटर अगेन अपॉइंटेड बाय सीएजी, फिफ्थ एजीएम सुनकर गया। तो द टेन्योर इज टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, जिस ईयर के लिए वो अपॉइंट हुआ है ना उस ईयर की एजीएम तक वो जो ऑफिस होल्ड करेगा एंड देन ही विल लीव। अब अगर मैं बात करूं सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो उस केस में हमने अच्छे से सीखा था कि जो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम पर गया, फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम पे गया, उसी एजीएम में मेंबर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर कर दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हुआ है शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, छठे एजीएम तक वो कंटिन्यू करेगा, उसका टेन्योर है टिल द कंप्लीशन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। और ये मैं अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ यूजिंग अ चार्ट कि हम किस तरीके से ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट एजीएम पर ऑडिटर अपॉइंट हुआ, फर्स्ट एजीएम पर जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, राइट। ये ऑडिटर का टेन्योर होता है पहले एजीएम से छठे एजीएम तक। फिर हमने सीखा कि जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसमें ऑडिट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, द मैनर एंड प्रोसीजर की बात कर रही हूं मैं, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर का नाम रेकमेंड करने का काम इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी किसका है, ऑडिट कमेटी का। ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताएगा, बोर्ड मेंबर्स के सामने, मेंबर्स अल्टीमेटली अपॉइंट कर देंगे। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ही ये सारा काम करेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट दी, शैल रेकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर, बट अपॉइंटमेंट का काम होली एंड सोली किसका है, मेंबर्स का। मेंबर्स मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर कर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो ये हो गया मैनर एंड प्रोसीजर। ऑडिट कमेटी अगर है तो उनके पास इतना अधिकार है कि जिस मेंबर का, जिस ऑडिटर का नाम आप रेकमेंड कर रहे हो उसके बारे में जानकारी ले। कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन कि इस ऑडिटर के ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, कितने केसेस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के पास हो चुके हैं, ये एलिजिबल है या नहीं, डिसक्वालिफाइड है या नहीं, ये सारी मेहनत होमवर्क किसको करना है। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये सारा होमवर्क कर कर ऑडिट कमेटी बोर्ड को नाम रेकमेंड करेगी। अगर बोर्ड को समझ आ गया नाम तो वो फर्दर मेंबर्स के सामने पेश करेंगे एंड मेंबर्स अल्टीमेटली ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अगर बोर्ड को नाम समझ नहीं आता है तो दे विल रेफर बैक द नेम टू द ऑडिट कमेटी साइटिंग द रीजंस भी देने साथ में कि क्यों हमको ये नाम समझ में नहीं आया। ऑडिट कमेटी को लगता है लेट्स रिकंसिडर एंड चेंज द नेम, नया नाम दे देंगे। उनको लगता है नो, आप बिना किसी रीजन के ऑडिटर का नाम खारिज कर रहे हो, तो वो बोर्ड को कह देंगे वी विल नॉट चेंज आवर रिकमेंडेशन, जो करना है कर लो। अगर बोर्ड को समझ आता है फिर भी तो वो मेंबर्स के सामने पेश कर देंगे। मेंबर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझ नहीं आता है तो वो मेंबर्स के सामने ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन और एक खुद का भी ओन रिकमेंडेशन ऐड कर कर मेंबर्स के सामने पेश कर देंगे। अल्टीमेटली ऑडिटर को अपॉइंट करने का काम किसका है गाइज, रिमेंबर ऑलवेज
It is the responsibility of members of a company in its AGM to appoint an auditor. राइट 100% इसको डेलीगेट नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते, अल्टीमेटली मेंबर्स ही ऑडिटर को अपॉइंट करेगी. सो दिस इज विथ अपॉइंटमेंट. अच्छा, अब एक प्रोविजन आया था बीच में, कैजुअल वैकेंसी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल वैकेंसी? कैजुअल वैकेंसी का मतलब ऑडिटर आया, प्रॉपर तरीके से एक वैलिड अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन समय समाप्ति से पहले ही ऑडिटर या तो डेथ हो गई या ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, हो सकता है आने के बाद, लेकिन जब जाना चाहिए था उससे पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर ऑडिटर की पोस्ट वेकेंट हो गई. क्यों? बिकॉज मे बी ड्यू टू डेथ, मे बी ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, मे बी ड्यू टू रेजिग्नेशन. इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स कैजुअल वैकेंसी. और कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करता है? कैजुअल वैकेंसी के लिए लिखा है कि in case of a government company, the casual vacancy shall be filled by whom? CAG within 30 days. अगर CAG कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं कर पा रहे हैं तो इन दैट केस कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे. अच्छा, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करूँ तो सीधा अल्टीमेटली बोर्ड का ही पावर है इसमें कि इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में बैठकर, बोर्ड मीटिंग में बैठकर 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे. कैजुअल वैकेंसी में 30 डेज का अपने को पीरियड लर्न रखना है, राइट? ओके, एक और प्रोविजन था इसमें कि अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है रेजिग्नेशन से इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है तो सच कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड ओनली. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कैजुअल वैकेंसी को फिल कर देंगे. बट सच वैकेंसी जो फिल हुई है शैल बी रैटिफाइड बाय द मेंबर्स. मेंबर्स को रैटिफाई करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, हमने होशो आवाज में ये सारी चीजों को कंसिडर कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे कि हमने इस पर्सन को इसकी जगह पर रखा है, एक्स चला गया बीच में, उसकी जगह पे वाई को ही क्यों रखा, ये हमें मेंबर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दिस वाज द प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू कैजुअल वैकेंसी. नेक्स्ट प्रोविजन जो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड में था, ये देखिए, सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय ऑडिटर एंड नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट. ऑडिटर से हम क्या लेंगे? सर्टिफिकेट लेंगे कि भाई तू देख के बता दे किसी पॉइंट में डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, किसी भी प्रोविजन में इनएलिजिबल तो नहीं है, और अगर हम आपका नाम एजीएम में पेश करते हैं तो आप मना तो नहीं करोगे, अपनी कंसेंट लिख कर दे दो कि यस आई विल एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, यस आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड और इनएलिजिबल इन एनी प्रोविजन. उसके अलावा लिख कर दे दो कि आपके खिलाफ कौन कौन से प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. उसने ये सारी चीजें हमको दे दी, एक सर्टिफिकेट के रूप में साइन कर दिया और लिख दिया कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड करेक्ट है. अब हमने मेंबर्स के सामने नाम पेश किया, मेंबर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया. अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेगी? ऑफ कोर्स ऑडिटर को. इमीडिएटली ऑडिटर को इन्फॉर्म करा जाएगा. उसके अलावा कंपनी की ड्यूटी है कि 15 दिनों के अंदर अंदर और किसको फाइल करा जाएगा? आरओसी, कंपनी के मम्मी पापा. आरओसी को फाइलिंग करी जाएगी कौन से फॉर्म नंबर में? ADT 1, ऑडिट रिलेटेड फॉर्म्स 1. तो हम किसको इन्फॉर्म करेंगे? आरओसी को इन्फॉर्म करा जाएगा. कैजुअल वैकेंसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 30 डेज. गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, रेजिग्नेशन के केस में कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय board itself but shall be approved by members, right? This was the provision regarding casual vacancy. लास्ट प्रोविजन, रोटेशन से पहले रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर. क्या जिस ऑडिटर का टेन्योर खत्म हुआ है मैम, क्या उसको वापस लाया जा सकता है? एक ऑडिटर है, फर्स्ट एजीएम पर आया, 6th एजीएम पर गया. 6th एजीएम पर क्या जाने के बाद ही कैन कम बैक? यस, he can come back provided he is not disqualified, he is not ineligible. उसने खुद ने वॉलंटरीली मना नहीं किया है कि मुझे नहीं आना है. एक तो मैं खुद ही मना कर दूं कि नहीं, आप ऑडिट कर ली इस कंपनी की, अब और नहीं कर सकती. वॉलंटरीली अनविलिंगनेस शो नहीं करी है, और ना मेंबर्स ने
उस ऑडिटर के खिलाफ नोटिस ऑफ रिमूवल भेजा है। अगर मेंबर्स ने नोटिस ऑफ रिमूवल नहीं भेजा है तो यस ही इज एलिजिबल। तो 3 रीजंस है कब रीअपॉइंटमेंट हो सकता है रिटायरिंग ऑडिटर का। पॉइंट नंबर 1, मैंने खुद ने मना नहीं किया, मुझे निकालने के लिए कोई नोटिस नहीं आया। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, मैं किसी भी लॉ प्रोविजन के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड नहीं हुई हूं। तो यस आई कैन बी रीअपॉइंटेड, बट ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नाम का कोई शब्द हमारे लॉ में नहीं है। फॉर रीअपॉइंटमेंट यू रिक्वायर एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये था हमारा सेक्शन 139। 139 में एक प्रोविजन और बाकी रह गया, एक बड़ा प्रोविजन, दैट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स? ये कुछ ही कंपनी पर लागू होता है और जिन कंपनीज में लागू होता है उसमें लिखा है कि वो ऑडिटर जिसने इंडिविजुअली अपना एक टर्म दे दिया है, कंटिन्यूस 5 साल दे दिए हैं, उस ऑडिटर को अगले 5 साल के लिए क्या लेना पड़ेगा? ब्रेक। एन इंडिविजुअल हु हैज कंटिन्यूअसली गिवन फर्स्ट टर्म टू 6th AGM, फर्स्ट AGM से लेकर 6ठे AGM तक कंटिन्यूअस अपने एक टर्म दे दिया, तो उस ऑडिटर को क्या लेना पड़ेगा? हैज टू टेक अ ब्रेक ऑफ नेक्स्ट 5 years। और ऑडिट फर्म के लिए क्या लिखा है? वो ऑडिट फर्म जिसने 2 कंटिन्यूअस टर्म्स दे दिए हैं, 1st to 6th, 6th to 11, जिसने कंटिन्यूअस 2 टर्म्स दे दिए हैं, उस ऑडिट फर्म को कितने ईयर्स का ब्रेक लेना पड़ेगा? 5 years का ब्रेक लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म दो, 5 साल का ब्रेक लो। फर्म के केस में 2 टर्म दो, 5 साल का ब्रेक लो। कंटिन्यूअस टर्म दिया तो पूरे 5 साल का कंटिन्यूअस ब्रेक कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। दिस इज द प्रोजेक्ट, द प्रोविजन रिगार्डिंग रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अच्छा, सभी कंपनीज पर लागू नहीं होता है रोटेशन, लिखा है। रोटेशन कौन सी कंपनीज पर लागू होता है? एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए 100% क्वेश्चन बन सकता है। दैट लिस्टेड कंपनीज पर रोटेशन लागू होगा। ऐसी पब्लिक कंपनियां जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ऐसी प्राइवेट कंपनियां जिनका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है। लिस्टेड कंपनी 10 करोड़, 50 करोड़, या ऐसी कंपनियां प्राइवेट या पब्लिक जिसकी आउटस्टैंडिंग पब्लिक बोरोइंग्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कहां से? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिपॉजिट से किससे ज्यादा है? 50 करोड़ और मोर। ऑफ कोर्स रोटेशन का कॉन्सेप्ट ओपीसी और स्मॉल कंपनीज पर नहीं लगता है, मैनर में आपको बता चुकी हूं। जिसने एक टर्म दिया, आई एम सो सॉरी, जिसने एक टर्म दिया उसको ब्रेक लेना पड़ेगा कितने ईयर्स का? 5 years का। जिसने 2 टर्म्स दिए उसको ब्रेक लेना पड़ेगा कितने ईयर्स का? 5 years का। रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर ऑडिट फर्म, लिखा है कि एक बार अगर कोई फर्म कूलिंग पीरियड में चली गई है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक ऑडिट फर्म है ए एंड बी पार्टनर्स की, ए बी एंड कंपनी ने अपने पूरे 2 टर्म्स दे दिए हैं गिवन, तो उनको क्या लेना पड़ेगा? इनको लेना पड़ेगा ब्रेक। कितने ईयर्स का? 5 years का। क्या लेना पड़ेगा? हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 years, राइट। अब क्या इस दौरान सपोज ए एंड डी की एक कंपनी है, क्या वो ऑडिटर बनकर एक्स लिमिटेड में आ सकती है? तो क्या कोई कॉमन पार्टनर है? हाँ है, ए इज द कॉमन पार्टनर, तो ये एडीएन कंपनी भी नहीं आ सकती। इनको भी क्या लेना पड़ेगा? 5 years का ब्रेक। क्यों मैम? बिकॉज देयर इज अ कॉमन पार्टनर। एनी फर्म, एनी आउटगोइंग फर्म इज एसोसिएटेड विद द इनकमिंग फर्म with any respect of common partnership has to take a break of 5 years. This is rotation. ट्रांजिशन पीरियड है इसमें, क्यों है? क्योंकि पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन नए एक्ट ने डाला है। तो जब भी हम पुराने एक्ट से नए एक्ट में शिफ्ट करते हैं ना गाइस, तो वी ऑलवेज नीड एन एडजस्टमेंट पीरियड। सिखाया था मैंने एडजस्टमेंट पीरियड। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के सेक्शन में 139 सेक्शन 2 में कितना दे रही है कंपनी लॉ? 3 years। 3 साल तक आप अपने आप को रोटेशन के कॉन्सेप्ट से समझा लो, वेल वर्स कर लो, अपने ऑडिटर्स को उस अकॉर्डिंग अपॉइंट करो। क्या मैम रोटेशन लगता है तो ऑडिटर को बीच में से निकाला जा सकता है? ऑफ कोर्स, ऑडिटर हैज राइट टू रिजाइन आल्सो एंड ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड आल्सो। रोटेशन लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एक टर्म देना है और 5 साल का ब्रेक लेना है तो बीच में कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। नो, कभी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऐसा लग रहा है कि ये ऑडिटर फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो ही कैन बी रिमूव्ड। कभी भी ऑडिटर को लगता है कि मैं इस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं हो रहा है, ऑडिटर हैज ऑल राइट्स टू गेट रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस, राइट। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस
ऑफ कोर्स इंटरनल रोटेशन भी कर सकते हैं हम। पार्टनरशिप फर्म में इंटरनली रोटेट हो सकते हैं। कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स हैं तो 10 ईयर्स के लिए, मतलब 2 टर्म्स के लिए रहेगी, तो इंटरनल 1 ईयर की ऑडिट पार्टनर ए ने कर दी, दूसरे साल की ऑडिट पार्टनर बी ने कर दी, तो पार्टनर्स का इंटरनल रोटेशन हो सकता है। लिख सकते हैं कंपनी लॉ में कि 1 से ज्यादा ऑडिटर्स ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। रूल्स में यही लिखा है बार बार कि ऑडिट कमेटी नाम रेकमेंड करेगा कि कौन सा बंदा रिप्लेस करेगा उस ऑडिटर को जिसने अपना पूरा टेन्योर फिनिश कर दिया, उसको बोलते हैं इनकम्बेंट ऑडिटर। ऑडिट कमेटी ने रेकमेंड किया हु विल रिप्लेस द इनकम्बेंट ऑडिटर, और नाम रेकमेंड करके बोर्ड के पास गया, बोर्ड ने मेंबर्स के सामने रखा और अल्टीमेटली मेंबर्स ही अपॉइंट कर देते। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपॉइंट करने का काम किसका? बोर्ड का, मेंबर्स का, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। मेंबर्स अपॉइंट करेंगे बट रेकमेंड कौन करेगा? बोर्ड, राइट। सो दीज आर द रूल्स। ब्रेक कितने ईयर्स का लेना पड़ेगा? 5 ईयर्स का। अच्छा, इस एक्ट के आने से पहले अगर आप ऑलरेडी ऑडिटर हो और आप ऑडिट कर रहे हो और ये नया एक्ट आ गया, तो जितने ईयर्स आप दे चुके हो, यस, इट विल बी कंसिडर्ड। तो आप सिर्फ बैलेंस टर्म दे सकते हो। अगर एक्ट आने से 4 साल पहले से मैं ऑडिट कर रही हूँ तो मैं कितने इयर्स मैक्सिमम कर सकती हूँ? 5। उसमें से मैं 4 कर चुकी हूँ, तो मैं और कितना कर सकती हूँ? सिर्फ 1 साल और कर सकती हूँ। बट ट्रांजिशन का फायदा कितना है? 3 इयर्स का। तो 1 और 3 विच एवर इज हायर, 3 इयर्स। आई हैव एक्सप्लेन यू दिस विद द फॉर्म्यूला। आपको याद है ना कितने ईयर्स दे सकते हैं माइनस कितने ईयर्स दे चुके हैं। बैलेंस टर्म, कंपेयर इट विद द ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें ज्यादा फायदा नजर आता है उसको चूज करो। मैं पिछले 1 साल से ऑडिटर हूँ, नया एक्ट आ गया, 5 साल दे सकती हूँ, 5 - 1 4 दे सकती हूँ एक्ट के अकॉर्डिंग, ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 दे सकती हूँ, तो मैं कौन सा चूज करूंगी? 4 इयर्स। बैलेंस टर्म हो जाएगा। दिस इज ऑल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द एंटायर कॉन्सेप्ट। नाउ वी शैल बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? रिमूवल। 139 के बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 140, और 140 कहता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिमूवल? रिमूवल कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? तो रिमूवल लिखा है लॉ ने कि ऑडिटर को रिमूव करा जा सकता है बीच में भी, और लास्ट में ऑडिटर को बोला जा सकता है भाई तेरा तूने पूरा टेन्योर दे दिया, अब हम ये नहीं चाहते कि तू दोबारा आए। नो, एक तो बीच में से एक्सप्रेसली निकालना, रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, और एक लास्ट में हम उसको बोल रहे हैं यू आर नॉट रीअपॉइंटिंग। तो मतलब ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म भी रिमूवल हो सकता है। तो हमने ये डिस्कस करा और किस तरीके से, चलिए पढ़ते हैं। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। तो इस सेक्शन में 4 प्रोविजंस हमने डिस्कस करे थे। कौन कौन से? ऑडिटर को रिमूव करा जा सकता है कब? बिफोर एक्सपायरी बाय शेयर होल्डर्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ऑन एक्सपायरी बाय शेयर होल्डर्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बाय एनसीएलटी, एंड ऑडिटर खुद भी रिजाइन कर सकता है। इसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर शेयर होल्डर्स मेंबर्स रिमूव कर रहे हैं ऑडिटर को तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? ऑलवेज, चाहे ऑडिटर का रिमूवल बिफोर एक्सपायरी हो रहा है या ऑन एक्सपायरी, ऑलवेज यू रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कभी भी आप ऑडिटर को रिमूव करो, मैं आपके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देती हूँ इसमें, कि अगर जब भी मेंबर्स रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कौन रिमूव कर रहा है? मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स जिन्होंने अपॉइंट किया उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप उनको बिफोर एक्सपायरी रिमूव कर रहे हो, समय समाप्ति से पहले, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते बीच में आप बोलो कि मैम आप जाओ, हमें आपसे नहीं पढ़ना, एक पूरा पढ़ लिया, अब हो सकता है अगली बार फिर पढ़ने आओ, लेकिन अब तुमने सोचा नहीं, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म। तो लिखा है लॉ ने कि कभी भी मेंबर्स रिमूव करते हैं यू रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन जब मेंबर्स बिफोर एक्सपायरी रिमूव करते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी प्रायर अप्रूवल चाहिए। लेकिन ऑन एक्सपायर जब रिमूव करते हैं तब सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। देखो, आप किसी को बीच में अगर निकाल रहे हो तो कितना सीरियस क्लॉज हुआ होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ कहते हैं तो ही हम उस ऑडिटर को बीच में से निकालेंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेंगे, फिर एसआर पास करेंगे, फिर ऑडिटर को निकलने का कहेंगे। मैम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी तो ऑडिटर रिमूव नहीं हो सकता। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी, एसआर पास नहीं हुआ तो भी ऑडिटर रिमूव नहीं हो सकता।
लेकिन ऑन एक्सपायरी जब आप रिमूव करते हो, ऑन एक्सपायरी का मतलब अब आपने अपना पूरा टर्म दे दिया, यू कैन गो बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दोनों केसेस में रिमूवल कौन शुरू करेगा? मेंबर्स। मेंबर्स एक नोटिस देंगे कंपनी को कि हमें ऑडिटर सही नहीं लग रहा है, हमें निकालना है। मैम क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑडिटर को रिमूव करने का कोई पावर नहीं है। ऑडिटर खुद भी रिजाइन कर सकता है। रेजिग्नेशन देने के लिए उसे एक रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा कंपनी को। रेजिग्नेशन लेटर के साथ एक स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है, किस किस को, कंपनी को, आरओसी को। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया? सीएजी। तो सीएजी को भी एक रेजिग्नेशन लेटर फाइल करना पड़ेगा। राइट, दिस इज इट विथ योर रेजिग्नेशन। ओके, बिफोर एक्सपायरी अगर आप ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं तो हमने फॉर्म नंबर पढ़ा था यहाँ पर कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करोगे फॉर्म नंबर ADT 2 में। अगर ऑडिटर ऑन एक्सपायरी रिमूव हो रहा है तो कोई फॉर्म नंबर की गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो उसे स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, और स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADT 3। एंड लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस अब कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, दैट इज रिमूवल बाय NCLT। NCLT ऑडिटर को कब रिमूव कर सकता है? तो NCLT को ऐसा लगा अपने आप, सीओ मोटो या NCLT को किसी ने कंप्लेन करी, एप्लीकेशन दी, किसने? कंपनी ने, किसी दुखी पर्सन ने, डायरेक्टर ने, किसी ने भी, कि ये जो कंपनी का ऑडिटर है वो किसी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। NCLT तहकीकात करेगी। अगर NCLT को लगता है वाकई इन्वॉल्व है तो NCLT चाहे तो मे ऑर्डर द ऑडिटर कंपनी टू रिमूव द ऑडिटर, और फटाफट नया ऑडिटर इसकी जगह पर कंपनी को बोल सकते हैं अपॉइंट करो। लेकिन अगर NCLT को कंप्लेन फाइल करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने NCLT को बोला रिमूव द ऑडिटर, तो NCLT को कोई ऑप्शन नहीं है। NCLT शैल विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को ऑर्डर दे देगी कि हाथों हाथ इस ऑडिटर को चेंज करो और नए ऑडिटर को अपॉइंट करो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ऑडिटर का रिमूवल हो रहा है तो उस कंपनी में नए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। मैंने ये नहीं बोला है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, मैंने कहा व्हेन ऑडिटर इज रिमूव्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। NCLT ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ऑडिटर को रिमूव किया है तो उस केस में नया ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई मैंडेटरी नहीं है। इस सेक्शन में निकले गए ऑडिटर को अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनने की परमिशन नहीं है। किसी भी छोटी बड़ी कंपनी में, नो प्राइवेट, नो पब्लिक, नो OPC, नो डोमेन कंपनी, किसी भी कंपनी में आप ऑडिटर बनकर नहीं आ सकते हो। दिस इज रिमूवल बाय NCLT and successfully we have revised section 139 and 140। जिन्होंने मेरे साथ साथ अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा लर्न करा होगा, उनको definitely must be enjoying revising, recalling the sections। अगर नहीं किया है तो guys please tighten up your seat belts, you have to revise। कोई चमत्कार मिराकल नहीं हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली चीज़ें दिमाग में आएगी। दिस रिविजन लेक्चर इज जस्ट बिकॉज आप रिवाइज कर सके मेरे साथ साथ में और अच्छे से वेलवर्स कर सके टॉपिक को, राइट। स्टार्टिंग विद अनदर बिग सेक्शन, सेक्शन 141। 141 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। और इसमें लिखा है कि कौन ऑडिटर बन सकता है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ एक PCS, CA होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और ऑडिट फर्म की कैपेसिटी में ऐसी ऑडिट फर्म जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर CA प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। एंड फर्म की परिभाषा में कौन इंक्लूडेड है? LLP। हाँ, फर्म के केस में साइन कौन करेगा ऑडिट रिपोर्ट को? ऑलवेज एलिजिबल पार्टनर्स। अब अगर मैं बात करूं डिस्क्वालिफिकेशंस की, तो कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का पार्टनर, या वो पूरी पार्टनरशिप फर्म जिसमें कोई भी पार्टनर डिस्क्वालिफिकेशन की किसी भी पॉइंट में डिस्क्वालीफाई हो गया। एनी फर्म कंटेनिंग एनी डिस्क्वालिफाइड पार्टनर, द एंटायर फर्म इज आउट। पूरी फर्म ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकती है, राइट। फिर पर्सन के पार्टनर ने, पर्सन के रिलेटिव ने, अगर कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट या होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज में
क्या होल्ड करके रखें? सिक्योरिटीज होल्ड करके रखें। सिक्योरिटीज का मतलब सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड सिक्योरिटीज। इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, ये सब चीजें शामिल है इसमें। तो लिखा है कि सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है अगर पर्सन ने या पर्सन के पार्टनर ने या पर्सन के रिलेटिव ने। किसमें? कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग, कंपनी के सब्सिडियरी, कंपनी के एसोसिएट, कंपनी के होल्डिंग की दूसरी सब्सिडियरीज में। तो इन दैट केस वो पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। हाउएवर रिलेटिव के लिए एक छोटी सी छूट है कि रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटीज अप टू ₹1 लाख फेस वैल्यू। 1 लाख फेस वैल्यू की शेयर्स होल्ड, सिक्योरिटीज होल्ड करे। देखिए शेयर्स वर्ड यूज करना गलत होगा। शेयर्स छोटा वर्ड है, सिक्योरिटी बड़ा वर्ड है। इक्विटी, प्रेफरेंस सब कुछ शामिल है, राइट? तो रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू 1 लाख, बट कभी भी अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है 1 लाख से, फेस वैल्यू 1 लाख से लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन विद इन नेक्स्ट 60 डेज। अगले 60 दिनों में आप अपने रिलेटिव को हाथाजोड़ी करके मना सकते हो, पटा सकते हो कि यार प्लीज लिमिट कम कर दे 1 लाख फेस वैल्यू से। तो यस, करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन। सो सेम रूट में 2 और पॉइंट्स है। पर्सन, पर्सन का पार्टनर, पर्सन के रिलेटिव ने अगर कंपनी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट होल्डिंग की बाकी सब्सिडरी से कुछ इनडेप्थनेस है, कंपनी मांगती है इन पर्सन से अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख, तो ये पर्सन कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। क्यों मांगती है मैम? किसी भी रीजन से हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ क्रेडिट पे खरीदा माल, एज एन ऑडिटर अगर उधारी है, किसी भी कारणवश 5 लाख से ज्यादा उधारी है, किसकी? पर्सन की या उसके पार्टनर की या उसके रिलेटिव की। किसमें? कंपनी में, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज में। तो ये पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। या पर्सन, पर्सन का पार्टनर, पर्सन के रिलेटिव ने गारंटी दी है कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज को फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख अगेंस्ट एनी थर्ड पर्सन, तो भी ये पर्सन उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। पर्सन या पर्सन की फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट के साथ, या होल्डिंग की बाकी सब्सिडियरीज के साथ, या एसोसिएट की सब्सिडियरीज के साथ, तो वो पर्सन या पार्टनरशिप फर्म अगर बिजनेस रिलेशनशिप रखे हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। देखिए बिजनेस रिलेशनशिप की परिभाषा में 2 पॉइंट्स एक्सक्लूडेड है। अगर बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप्ड हुआ है एट आर्म्स लेंथ प्राइस, बोले तो फेयर मार्केट प्राइस, या अगर बिजनेस रिलेशनशिप ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज के लिए किया गया है, तो इन दैट केस इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। तो इन दैट केस पर्सन या फर्म ऑडिटर बन सकते हैं। कब? जब ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट प्राइस पर हुआ है या ऑडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमने कंपनी को दिए हैं, ऑडिट सर्विसेज दी है कंपनी को, तो बिजनेस रिलेशनशिप का पॉइंट लागू होता है। अगर कंपनी में मेरा रिलेटिव, अगर कंपनी में नेक्स्ट पॉइंट मेरा रिलेटिव डायरेक्टर या डायरेक्टर जैसी या की मैनेजरियल पोस्ट पर है, तो मैं उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकती। पर्सन हु इज डायरेक्टर, डायरेक्टर जैसी पोस्ट या की मैनेजरियल पर्सन, अगर कंपनी में मेरा रिलेटिव ये पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो मैं उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकती। मैं उस कंपनी की ऑडिटर नहीं बन सकती जिसमें मेरे पापा डायरेक्टर है। देयर वुड बी नो इंडिपेंडेंस देन। मैं ऑफकोर्स एक फेयर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी, राइट? उसके अलावा अगर मैं कहीं पर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकती, या मैं ऑलरेडी आज की तारीख पर 20 कंपनीज होल्ड कर रही हूं, 20 कंपनीज की ऑडिट कर रही हूं, तो मैं 21वीं कंपनी के लिए ऑडिटर नहीं बन सकती। हाउएवर 20 की गिनती में कौन शामिल नहीं है? कोई ओपीसी, कोई डोमेंट कंपनी, कोई स्मॉल कंपनी, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है, वो गिनती में शामिल नहीं है 20 की। उनकी मैं कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज ऑन डेट आई एम ऑलरेडी होल्डिंग 20 कंपनीज की ऑडिट, सीलिंग लिमिट क्रॉस कर दी है मैंने, तो मैं 21वीं कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती। हाउएवर सीए एक्ट में ये लिमिट कितनी है गाइस? थोड़ा थोड़ा याद है आपको? इट्स 30 कंपनी ऑडिट्स में मैक्सिमम सीए एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, जिसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। तो ओपीसी, स्मॉल, डोमेंट मिलाकर भी टोटल कितनी ऑडिट्स कर सकती हूँ? 30। टैक्स ऑडिट कितनी कर सकते हैं? 60 टैक्स ऑडिट्स कैन बी डन।
देन अगर आपने कोई फ्रॉड किया है और आपको जेल हुई है और जेल हो चुकी अभी तक 10 साल पूरे नहीं हुए हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हैं. इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड 10 years have not elapsed from the date of sentence to jail, then you cannot be appointed as auditor. 10 साल पास हो चुके हैं उसके बाद ही हम ऑडिटर बनते हैं. ये अपॉइंटमेंट के दौरान भी चेक करे जाते हैं सारे पॉइंट्स और ड्यूरिंग द टेन्योर भी चेक करे जाते हैं. अगर ऑडिटर अपॉइंटमेंट के टाइम कोई भी पॉइंट अट्रैक्ट कर रहा है तो वो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता. अगर अपॉइंटमेंट के बाद कोई पॉइंट लागू हुआ है तो हाथों हाथ ऑडिटर को वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस. ही विल हैव टू लीव द ऑफिस. इट विल क्रिएट अ कैजुअल वेकेंसी. दिस इज योर लंबा चौड़ा सेक्शन, दैट इज सेक्शन 141. 142 छोटू सा सेक्शन है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर. रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है बोर्ड मीटिंग में तो रेम्यूनरेशन उसी बोर्ड मीटिंग में बैठकर फाइनल करी जाती है. ये देखिए मैंने आपको छोटा सा नोटबुक में चार्ट लिखवाया था. अगर मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में बैठकर ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो जनरल मीटिंग में ही ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्स होगा. लेकिन अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी ने किया है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी तो रेम्यूनरेशन मेंबर्स फिक्स करेंगे. सीएजी रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं करता है, सिर्फ अपॉइंटमेंट का काम है सीएजी का. कोई भी अपॉइंट करे ऑडिटर का रेम्यूनरेशन पे तो कौन करेगा? कंपनी. मैम ऑडिटर को सैलरी मिलती है या फीस? तो ऑडिटर इज नॉट एन एम्प्लॉई, तो सैलरी कैसे मिल सकती है? हमेशा याद रखिए ऑडिटर को फीस मिलती है या ऑडिटर को रेम्यूनरेशन मिलता है. रेम्यूनरेशन का मतलब फीस मतलब मंथली जो हमने या ईयरली जो हमने फिक्स किया है वो, प्लस कुछ और फैसिलिटीज जो ऑडिटर को मिलती है. ऑडिट करने के अलावा कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो ऑडिटर को मिलते हैं वो मिलता है ऑडिटर को. If we talk about section 143, it comes with powers and duties. Powers के लिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, याद करिए. Auditor has right to enter into the premises. वो कभी भी premises में enter कर सकते हैं. कभी भी किसी books and document को inspect कर सकते हैं. Auditor has right to enter into all the premises of the company. Auditor has right to access to all the books and documents of the company. Auditor has right to obtain information, explanation from the employees and officers of the company. Auditor has right to visit to the branches. Branch की books access करना, branch के employees से पूछताछ करना. अगर branch की audit कोई दूसरा branch auditor कर रहा है तो उसे timely बोलना कि मेरे को branch audit report timely चाहिए. Right? Auditor has a right to claim remuneration. Auditor has a right to exercise lien. अगर आपने remuneration टाइम पे नहीं दिया तो मैं आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके ले जा सकती हूँ. कौन सी प्रॉपर्टी? ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Provided right of lien is a conditional right which has to be subject to 4 conditions. It's a specific right. जो ऐसा नहीं ऑडिटर कोई भी एसेट लेकर चला जाए कंपनी की. Books must belong to the company. Condition number 1. The books have been transferred in an authorized manner to the auditor. Condition number 2. Auditor has done audit on such books. Condition number 3. उस काम का पैसा बाकी है. The fees is overdue on such work on such books. चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ऑडिटर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है. उसके अलावा ऑडिटर हैज राइट टू अटेंड द right to receive the notice of general meeting, right to attend the general meeting, right to receive the notice of removal, right to prepare representation on notice of removal, and right to get this representation send, circulate and read out. ये टोटल 11 राइट्स थे जो हमने स्टोरी फॉर्म में लर्न करे थे. आपने अपने नोटबुक में प्रॉपरली एक एक वर्ड आई नो लिखा होगा, मैंने लिखवाया था आपको. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. राइट, ड्यूटीज डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं ड्यूटीज को डिस्कस करूं तो ड्यूटी, सबसे पहली ड्यूटी क्या होती है ऑडिटर की कि वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाए. ड्यूटी टू फॉर्म एन ऑडिट रिपोर्ट.
सबसे बड़ी ड्यूटी, उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, उसमें ओपिनियन लिखेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन लिखेगा कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो फर्स्ट ड्यूटी टू फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू मेक ऑडिट रिपोर्ट, टू गिव रीजंस। कोई ऑडिटर ने अगर कोई ये सेकंड ड्यूटी है, टू गिव रीजंस ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स कमेंट्स। जो उसने ऑडिट रिपोर्ट में अगर कंपनी की थोड़ी बहुत बुराई करी है, तो हम ऐसे ही किसी की बुराई नहीं करते हैं विथ नो रीजन। लिखा है ऑडिटर के लिए कि अगर आपने कंपनी के लिए कुछ गलत शब्द यूज किया है तो आप रीजंस लिखिए कि क्यों आपने ये बुराई करी है। ऑडिटर की ड्यूटी है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने की 145 के अकॉर्डिंग, और 145 में लिखा है कि ऑडिट रिपोर्ट को वो ही साइन करेगा जो कंपनी का ऑडिटर है। ऑफ कोर्स अगर मैं एज एन इंडिविजुअल ऑडिटर हूं तो मेरा साइन होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म को हमने ऑडिटर बनाया है तो कोई भी एलिजिबल पार्टनर साइन कर सकता है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट छोड़ो, कोई और डॉक्यूमेंट्स पर लिखा है कंपनी लॉ ने कि ऑडिटर का साइन होगा, तो उसको साइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन एलिजिबल है? ऑडिटर हिमसेल्फ। दिस वॉज सेक्शन 145। तो ड्यूटी टू मेक ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू गिव रीजंस ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क्स, एंड ड्यूटी फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जैसे कि ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक इंक्वायरीज, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन कारो रिक्वायरमेंट्स। और हमने अच्छे से प्रिंसिपल असर्शंस और स्पेसिफिक इंक्वायरीज करी है, और कारो के लिए मैंने आपको बोला है कि वो हम अगले चैप्टर में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इन एंड आउट पूरा डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल असर्शंस के टोटल 11 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको ट्रेन के डब्बों के फॉर्मेट में लर्न करवाया था। सबसे पहले, क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स बनाई हैं या नहीं, क्या बुक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं या नहीं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में एएस को काम लिया है या नहीं। उसके अलावा क्या एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट टाइमली ब्रांच ऑडिटर से मिल गई है, कोई डायरेक्टर ऐसा तो नहीं है जो डिसक्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। क्या ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर या इंटरनल कंट्रोल्स पर कोई भी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स कमेंट, नेगेटिव कमेंट दिए हैं, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट में बोल्ड और इटैलिक्स फॉन्ट में शो करा है या नहीं करा। क्या कंपनी ने एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, एंड अदर प्रेस्क्राइब मैटर। फिर एक 11वां पॉइंट जो रिसेंटली ऐड हुआ है, उसमें 3 चीज़ों पे रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी दूर से जो लॉस देख रही है उस पर प्रोविजन बना रही है या नहीं बना रही, क्या कंपनी ने अपने पेंडिंग लिटिगेशंस को अच्छे से डिस्क्लोज करा है या नहीं किया, क्या कोई अमाउंट ऐसा था जो इन्वेस्टर फंड में चले जाना चाहिए था बट कंपनी ने डिले कर दिया है, तो रिपोर्ट करो। तो प्रिंसिपल असर्शन 143 सबसेक्शन 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा प्रिंसिपल ने डाटा, उसमें टोटली 11 पॉइंट्स थे और इसको हर हाल में रिपोर्ट करना है। मतलब ऑडिटर को अगर गलती दिखे तो भी रिपोर्ट करो, नहीं दिखे ना तो भी रिपोर्ट करो। लेकिन स्पेसिफिक इंक्वायरीज उल्टा था। ऑडिटर के लिए लिखा है कि अगर आपको इसमें कोई गलती दिखे तो रिपोर्ट करना है इन 6 पॉइंट्स में। और 6 पॉइंट्स क्या थे? क्या कंपनी ने पूरे साल में कोई शेयर्स इशू किए हैं कैश में, तो कैश प्रॉपर्ली रिसीव हुआ या नहीं हुआ, जो भी है पोजीशन अच्छे से डिस्क्लोज करी है कैश ड्यू की या नहीं। क्या सिक्योर्ड लोन कंपनी ने दिया बट सिक्योरिटी के टर्म्स एंड कंडीशंस न्याय के खिलाफ है, तो रिपोर्ट करो। क्या कंपनी ने लिया लोन है लेकिन दिखाया डिपॉजिट्स की तरह है, रिपोर्ट करो। क्या डायरेक्टर का पर्सनल एक्सपेंस कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में डेबिटेड है, रिपोर्ट करो। क्या कंपनी के शेयर, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट्स सेलिंग प्राइस इतनी है कि वो परचेज प्राइस से कम है, मतलब एट अ लॉस कंपनी ने बेचा है, इट्स लेस देन द परचेज प्राइस, तो रिपोर्ट करो। एंड कंपनी ने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक एंट्रीज पास करी है, वो बुक एंट्रीज अगर न्याय के खिलाफ है, फेक है, फ्रॉड्यूलेंट है, नॉन इरीजनेबल, तो फिर उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। This was all with your principal assertion and specific inquiries. Principal assertions 143(3) and specific inquiries 143 subsection 1. Specific inquiry सिर्फ गलती है तो रिपोर्ट करना है, वरना रिपोर्ट नहीं करना है। फिर हमने ड्यूटीज में कुछ और चीजें डिस्कस करी थी, जैसे CAG के पावर्स ऑन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो CAG कह सकता है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को कि जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनाए जेरोक्स कॉपी मुझे भिजवाना। कह सकता है कि अपने ऑडिट रिपोर्ट में बाकी सारी चीजें ऐसे इसके हिसाब से लिखो, लॉ के हिसाब से लिखो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस लेने को कह सकता है CAG कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना CAG ने ये करने को कहा था। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा CAG ने ये डायरेक्शंस दिए थे, हमने उसके ऊपर ये एक्शंस लिए हैं और ये उसका इम्पैक्ट है। तो ये सब चीजें प्रॉपरली डिस्क्लोज करी जाएगी। उसके अलावा CAG को जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट मिलती है वो 60 दिन में
सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को सप्लीमेंट या कमेंट करा सकते हैं, और टेस्ट ऑडिट भी करवा सकते हैं. टेस्ट ऑडिट इज जस्ट लाइक टेकिंग अ सरप्राइज वेरिफिकेशन. सप्लीमेंट कमेंट मतलब कुछ पॉइंट्स अपने साइड से ऐड करना. सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब अगर सीएजी को लगता है ऑडिट अच्छे से नहीं हुई है या कुछ चीज बाकी रह गई है तो वो वापस ऑडिटर को भेजकर उस एरिया की ऑडिट करवा सकते हैं. तो सीएजी कैन टेक फॉलोइंग एक्शंस: सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवाना, सप्लीमेंटिंग और कमेंटिंग द ऑडिट, और एक टेस्ट ऑडिट कंडक्ट करवाना. देन यू हैव ब्रांच ऑडिट. ब्रांच ऑडिट, क्या ब्रांचेस की ऑडिट करवाना मैंडेटरी है मैम? यस, लिखा है कि हर कंपनी की ऑडिट होगी मैंडेटरी, हर कंपनी की हर ब्रांच की भी ऑडिट होगी मैंडेटरी. ऑडिट कौन करेगा? सबसे पहले सर्वोपरि जो कंपनी का मेन ऑडिटर है उसको मौका देंगे. अगर वो मना करता है तो हर ब्रांच का अलग से ऑडिटर अपॉइंट करेंगे. किसको करेंगे? अगर ब्रांच इंडिया में है तो जो इंडियन क्वालिफाइड 141 के अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइड है, और अगर ब्रांच कहीं इंडिया के बाहर है तो जिस भी कंट्री में ब्रांच सिचुएटेड लोकेटेड है उस लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग, दुबई में मेरी ब्रांच है तो दुबई के अकॉर्डिंग, दुबई लॉज के अकॉर्डिंग हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. पहले मौका किसको देंगे? कंपनी के मेन ऑडिटर को. अगर वो चूक जाते हैं, अगर वो मना कर देते हैं, तो इन दैट केस इफ द ब्रांच इज सिचुएटेड इन इंडिया द ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड हु इज क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141. इफ द ब्रांच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया then such person shall be appointed as branch auditor who is eligible to get appointed under law of that particular land. Who will appoint the auditors? Members. जनरल मीटिंग में बैठकर ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं. लेकिन अगर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है तो दे में प्रेस्क्राइब द मैनर कि आप इस तरीके से आप इस ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो. ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी क्या है कि वो अपने ब्रांच की ऑडिट करेगा, एक अच्छी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और टाइमली हेड ऑफिस ऑडिटर, प्रिंसिपल ऑडिटर, मेन ऑडिटर को दे देगा. मेन ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? जब पूरे कंपनी की ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी तब हर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर करा जाएगा. दिस वॉज ऑल विथ योर ब्रांच ऑडिट. ब्रांच ऑडिटर के पास सेम पावर, सेम राइट, सेम ड्यूटीज है, सेम एवरीथिंग अपनी ब्रांच के लिए जो पूरे प्रिंसिपल ऑडिटर की होती है पूरी कंपनी के लिए. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रांच ऑडिट. एंड नेक्स्ट थिंग, क्या ऑडिटर को अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ेंगे? तो यस, लिखा है इस सेक्शन में कि हमारे ICAI ने अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए, ऑडिट करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए, बट ये रिकमेंडेटरी थे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. उन्होंने ICAI के स्टैंडर्ड्स को पढ़ा, एग्जामिन करा, कुछ ऐड करा, कुछ लेस किया, अपने रिकमेंडेशंस डाले और सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी इम्पोज कर दिया. अब कंपनी के मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि बुक्स बनाते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें. कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी है कि ऑडिट करते वक्त दिए गए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करें. किस अथॉरिटी ने किया ये सब? NFRA. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFRA? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. राइट. बाकी ड्यूटी में ये भी लिखा है, आखिरी ड्यूटी, ऑलमोस्ट लास्ट ड्यूटी, कि अगर कंपनी पर कारो लगता है, जैसे हमने अपने ऑडिट रिपोर्ट में प्रिंसिपल असर्शन, स्पेसिफिक इंक्वायरीज के बारे में रिपोर्ट करा, तो अगर कंपनी पर कारो एप्लीकेबल है गाइस तो कारो की रिपोर्टिंग भी ऑडिटर को करनी पड़ेगी. हालांकि हमने कारो नहीं सीखा है अभी तक, वी विल डिस्कस इन आवर अनदर चैप्टर, लेकिन कारो रिपोर्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल 16 पॉइंट्स पे हमें रिपोर्ट करना पड़ता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 के तहत. हम उस चैप्टर को एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. उसके अलावा अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते कोई भी फ्रॉड नजर आता है जो कंपनी पर हुआ है और कंपनी के एम्प्लॉयज या कंपनी के ऑफिसर्स ने किया है, सिर्फ वो फ्रॉड जो कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के ऑफिसर्स ने किया है, कंपनी पर हुआ है, तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि उन फ्रॉड्स के बारे में वो क्या करेगा? रिपोर्ट. अगर फ्रॉड की कीमत इंडिविजुअली 1 करोड़ से ज्यादा है तो 1 करोड़ और मोर, then reporting shall be done to the central government. ADT 4 में, इन फॉर्म नंबर ADT 4. और अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो रिपोर्टिंग शैल बी डन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अल्टीमेटली बोर्ड्स रिपोर्ट में अपना जवाब दे देंगे. तो ये चीज है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड में. और ये जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड सेक्शन है वो सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे लागू नहीं होता है, बल्कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, किसी को भी ऑडिट करते करते कोई भी फ्रॉड नजर आता है जो कंपनी पर हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉयज ऑफिसर्स ने किया है, तो
रिपोर्ट करेंगे। किसको? 1 करोड़ और मोर। तो 2 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताना है। उनको बोलेंगे 45 डेज के अंदर अंदर आपका जवाब आ जाना चाहिए, आप अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी का जवाब आया ऑडिटर के पास, ऑडिटर 15 डेज के अंदर अंदर किसको रिपोर्ट कर देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में? एडीटी 4 में, कि ये फ्रॉड मैंने कंपनी को बताया था और उनका ये जवाब है, अब क्या एक्शन लेना है आप देख लेना। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को, ऑडिट कमेटी को बता देंगे कि ये फ्रॉड हमने आपके ऊपर पकड़ लिया है, आपकी एम्प्लॉय, आपके ऑफिसर ने किया है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप बोर्ड रिपोर्ट में लिखना, हमको पर्सनली बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। किसको इन्फॉर्म करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में? इट्स रिटन सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। कौन इन्फॉर्म करेगा? ऑडिटर। किस पर इन्फॉर्म करेगा? लेटर हेड ऑफ ऑडिटर। लेटर हेड साइन सील्ड होगा ऑडिटर से। तो ये सारी चीजें लिखे। क्या मेल कर सकते हैं? पहले स्पीड पोस्ट या आरपीएडी रजिस्टर्ड पोस्ट होगा, उसके बाद ईमेल भेजा जाएगा कि हमने ऐसा कुछ नोटिस ऑफ फ्रॉड भेजा है, प्लीज नजरअंदाज नहीं करना। दिस इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड। नाउ वी हैव अनदर सेक्शन। ओके, before we start with another section, one more thing which I had to discuss is section 145 साइनिंग हमने डिस्कस कर लिया। 146 ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। ड्यूटीज में एक और ड्यूटी थी, ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। तो हर ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, या तो खुद या वो अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। कौन है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव? उसका भाई बहन नहीं, ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑडिटर मे हिमसेल्फ अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी और ही मे अटेंड थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 141 टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। However, लॉ ने ही लिखा है कि कंपनी कभी कभी अपने आर्टिकल्स में एग्जेम्प्ट भी कर सकती है कि आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऑडिटर को आप रोक नहीं सकते हो। यू कैन नॉट स्टॉप ऑडिटर टू अटेंड द मीटिंग। उसकी ड्यूटी है, वो अटेंड करेगा, उसको रोका नहीं जाएगा, उसका राइट है कि उसको एजीएम का नोटिस मिलेगा। देन वी हैड डिस्कस ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। ऑडिटर अगर कंपनी में ऑडिटर की पोस्ट पे बैठा है तो वो ही काम करेगा जो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ने उसे करने को कहा है। अच्छा, हमें करने को कोई कुछ भी कह दे, पर फिर भी लॉ ने 9 सर्विसेज आउटलिस्ट करी है कि आप अगर ऑडिटर है कंपनी के तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना कंपनी को, ना कंपनी की होल्डिंग, ना सब्सिडियरी को ये 9 सर्विसेज आप नहीं दे सकते हो। कौन सी है ये 9 सर्विसेज? सबसे पहले अकाउंट्स बनाना, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बनवाना, रेंडरिंग आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज या तरीका बताना, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप अकाउंट्स रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे, कंपनी के अंदर का भी कोई काम नहीं करोगे, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, कोई वैल्यूएशन सर्विसेज नहीं दोगे। अगर आप ऑडिटर हो तो बैलेंस शीट बनाने में आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए। ना आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दोगे, ना आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज दोगे। तो ये प्रेस्क्राइब्ड सर्विसेज आप रेंडर नहीं करोगे। राइट, डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये 9 सर्विसेज है जिसके लिए हमारे लॉ ने मना किया है कि अगर आप ऑडिटर हो तो आप ये पर्टिकुलर काम नहीं करोगे, ना डायरेक्टली, ना इनडायरेक्टली, ना कंपनी को, ना कंपनी की होल्डिंग को, ना सब्सिडियरी को। डायरेक्टली मतलब खुद से, इनडायरेक्टली मतलब ना हम अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे कि जिस कंपनी की मैं ऑडिट कर रही हूँ उस कंपनी में मेरे भाई अकाउंट्स नहीं बना सकते। फिर इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट रहा कहाँ? ना कोई ऐसी एंटिटी जो कॉमन ब्रांड नेम ट्रेडमार्क की है, जिसमें एक दूसरे का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कोई ऐसी एंटिटी है जिसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ एज एन ऑडिटर, या मेरे अकॉर्डिंग वो एंटिटी चल रही है, तो वो एंटिटी भी वो ये 9 काम नहीं कर सकती। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब मैंने एकदम प्रॉपर टेबल बनाकर एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करा था। राइट, ऊपर लिखे गए कोई भी प्रोविजन अगर आपने तोड़े सेक्शन 147 तो आपके ऊपर क्या लग सकती है? पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। कंपनी पर पेनल्टी है 25,000 से 5 लाख का फाइन। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पर पेनल्टी है 10,000 से 1 लाख तक का फाइन, 1 साल की जेल भी हो सकती है। ऑडिटर पर पेनल्टी है 25,000 से 5 लाख और 4 टाइम्स रेम्यूनरेशन व्हिच इज लोअर। अगर जानबूझकर करा है तो पेनल्टी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज 50,000 टू 25 lakhs और 8 times द रेम्यूनरेशन व्हिच एवर इज लेस। उसके अलावा जेल भी हो सकती है,
1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अगर ऑडिटर कॉन्विक्ट घोषित हो गया तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपने रेम्यूनरेशन रिफंड करेगा। किसी को कोई डैमेज हुआ है ऑडिटर की वजह से तो वो डैमेजेस भी भुगतेगा। और अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हम ऑडिटर से वसूल नहीं कर पाएंगे पेनल्टीज, तो ऑडिटर के ऊपर एक रिकवरी ऑफिसर को हायर करा जा सकता है जो टाइमली कंपनी को डैमेजेस पे कर देगा और ऑडिटर से वसूल लेगा। अगर ऑडिटर या ऑडिट फर्म के ऊपर कोई सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल पेनल्टी होती है, फाइन होता है, तो पूरी फर्म साथ में भुगतेगी। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज हो गई तो वो ही पार्टनर जेल में जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल पार्टनर था। सिविल लाइबिलिटी बोर्न बाय ऑल, क्रिमिनल लाइबिलिटी में जेल में वो ही जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल फ्रॉड्यूलेंट पार्टनर था। This is all with penalties and punishments. And the last section, section 148, that is all about cost audit. मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंट्स कब मैंडेटरी है। अगर हमारी कंपनी MMPP, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इन चारों में से किसी भी एक में, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वॉल्व है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि कॉस्ट अकाउंट्स बनाओ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कॉस्ट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अकाउंट्स बनाने के बाद अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया ऑडिट कराओ, तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके लिए कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा जो सिर्फ प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ CMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही हो सकता है। उसके अलावा रूल्स भी है कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया, बट रूल्स कहते हैं कि अगर इससे टर्नओवर क्रॉस हो गया तो आपको मैंडेटरी अकाउंट्स और ऑडिट करवानी पड़ेगी। और रूल्स क्या कहते हैं, रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ रेगुलेटरी सेक्टर किनको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जिनका टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इन केस ऑफ नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स किनको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट अकाउंट्स जिनका टर्नओवर 35 करोड़ और मोर हो गया। कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी पड़ेगी गाइस, तो रेगुलेटरी सेक्टर्स के लिए लिखा है कॉस्ट ऑडिट उनको करवानी पड़ेगी जिनका ग्रॉस टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा है। नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स के लिए क्या लिखा है, जिनका ग्रॉस टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है और जिनका इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है। तो व्हाट इज रेगुलेटरी एंड नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स, तो हमारे गवर्नमेंट ने 6 यूनिट्स को रेगुलेटरी सेक्टर्स बना के रखा है। कौन से 6, मोबाइल AC कार, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, AC इलेक्ट्रिसिटी, कार पेट्रोलियम, शुगर, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब हो गए रेगुलेटरी सेक्टर्स। इनके अलावा नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स जैसे टी कॉफी, आर्म्स एरोनॉटिक्स, टर्बोजेट्स, स्टील्स, ये सब तुम्हारे नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स हो गए। तो अकाउंट्स के लिए 35 करोड़ और मोर, ऑडिट के लिए ग्रॉस 50 करोड़ 100 करोड़, इंडिविजुअल 25 करोड़ 35 करोड़। तो ये आपकी टेबल है। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाएगा। हाउएवर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की किसको जरूरत नहीं है, जो MSMED एक्ट में M और S है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट में माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स है, उनको कॉस्ट अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और कॉस्ट ऑडिट किसको करवाने की जरूरत नहीं, अगर मतलब टर्नओवर बढ़ भी गया तो भी इन लोगों को कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। कौन है वो लोग, SEZ, EOU, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिनका टोटल टर्नओवर का 75%, 75% ऑफ द टोटल टर्नओवर इज इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज से आ रहा है, तो उनको भी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। या ऐसे यूनिट्स जो कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी खुद के लिए प्रोड्यूस करें और खुद अपने पर्पस में काम ले रहे हैं। बाकी सभी को CRA 1 के फॉर्मेट में क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। कौन से फॉर्म में, CRA 1, इट्स द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंट्स का फॉर्मेट है ये, राइट। अब कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो लिखा है लॉ ने कि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन। जिस साल में हमको कॉस्ट ऑडिट करवानी है उस साल के शुरू होने के 180 डेज के अंदर अंदर हमें कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये ऑडिटर आएगा कब, विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जाएगा कब, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 डेज के अंदर अंदर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाएगा और जाएगा।
बीच में कैजुअल वैकेंसी हो गई तो 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट हुआ है किसके कहने की वजह से हुआ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमें किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर आया था कि आप ऑडिटर को अपॉइंट करो, कॉस्ट ऑडिटर को, तो वी विल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने दिनों में? जिस बोर्ड रेजोल्यूशन से ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, या साल शुरू होने के 180 डेज के अंदर अंदर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपके कहने की वजह से हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया है फॉर्म नंबर CRA2 में। ओके, कॉस्ट ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा फॉर्म नंबर CRA3 में। कॉस्ट ऑडिटर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाकर बोर्ड को दे देगा। बोर्ड किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो मैम कॉस्ट ऑडिटर ने खुद ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया? कॉस्ट ऑडिटर पहले बोर्ड को देता है, बोर्ड देखता है रिपोर्ट, कोई बुराई तो नहीं करी कॉस्ट ऑडिटर ने, अपने साइड से कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ कमेंट तो नहीं देने, तो CRA3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्लस कुछ अपने साइड से एक्सप्लेनेशन, कमेंट्स, ये एक लिफाफे में डाला CRA4, और CRA4 को किसको फाइल कर दिया? गवर्नमेंट को। तो CRA1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओ, CRA2 सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया है, CRA3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, एंड CRA4 cost audit report submitted to central government by board of directors along with explanations and comments of the board. This is all with your cost audit. कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर सेम क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशंस हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर होते हैं, बस स्टैट्यूटरी ऑडिटर PCA होता है, कॉस्ट ऑडिटर PCMA होता है। मैम कोई बंदा CA और CMA दोनों है तो क्या एक ही बंदे को एक ही कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एकदम अलग होगा, कॉस्ट ऑडिटर एकदम अलग होगा, दोनों एक पर्सन नहीं हो सकते, क्योंकि जो कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो उसी कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। जो कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो उसी कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर, अगेन रिपीट कर रही हूं, नहीं बन सकता। राइट, सेम पावर्स, सेम ड्यूटीज, एवरीथिंग सेम। अगर ऑडिट कमेटी है तो कॉस्ट ऑडिटर कौन बनेगा, ये कौन रेकमेंड करेगा? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को बताया, बोर्ड ने अपॉइंट किया। देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स बट द कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद ROC को बताना है 15 दिनों के अंदर अंदर ADT1 में। कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है 30 दिनों के अंदर अंदर, वो भी CRA2 में। So this is all with your cost audit, and this is almost all the revision of section 139 से लेकर 148। इसके अलावा हाँ, हमने थोड़ा ऑडिट कमेटी डिस्कस किया था कि मैम ऑडिट कमेटी हो तो ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी, तो ऑडिट कमेटी कब होती है? ऑडिट कमेटी के लिए लिखा है कि मैंडेटरी किन किन को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है? लिस्टेड कंपनीज को या पब्लिक कंपनीज को। कौन सी पब्लिक कंपनीज को? 100 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। अगर पब्लिक कंपनी का टोटल टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, या टोटल बोरोइंग्स 50 करोड़ और मोर है, तो उन कंपनीज को मैंडेटरी ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, वरना ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉलंटरीली भी ऑडिट कमेटी बना सकते हो। अगर ऑडिट कमेटी है तो सारे रिकमेंडेशंस का काम कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टाइम पे अकाउंट्स बनाना, ऑडिटर को हैंड ओवर करना, ऑडिटर से इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट मेंटेन रखना, ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे लेना, लोगों को प्रॉपर्ली सर्कुलेट करना। इसके लिए ऑडिट कमेटी कभी भी जांच पड़ताल, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये चैप्टर खत्म हुआ था उससे पहले हमने एक आधा ऐसे भी डिस्कस कर लिया था इसी चैप्टर में, एंड द ऐसे वाज essay 299। when the audit is conducted by more than one person, it's joint audit। जब एक ही कंपनी में आप एक से ज्यादा जन से ऑडिट करवा रहे हो, जॉइंट ऑडिट कहते हैं उसको। क्यों करवा रहे हैं ऐसा? मे बी वास्ट वर्क, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन्स है, बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली हम डाइवर्सिफाइड है, तो हर एरिया के लिए अलग ऑडिटर, हर फील्ड के लिए अलग ऑडिटर हम अपॉइंट कर सकते हैं। एम्पल कोऑर्डिनेशन होगा दोनों सब ऑडिटर्स के बीच में, प्रॉपरली वर्क करेंगे। सब ऑडिटर्स अपनी अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, एंड दे में इवन क्लब ऑल्सो। हर ऑडिटर अपने एरिया के लिए सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, कोई जॉइंट एरिया है जो किसी के बीच में डिवाइड नहीं हुआ है तो वो दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल।
सब में एम्पल कोऑर्डिनेशन होगा, सब साथ मिलकर प्लानिंग करेंगे, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे, एक अच्छी ऑडिट टीम बनाएंगे, अपने रिसोर्सेज को क्लब करेंगे, एक्सपर्टाइज पूल अप करेंगे और एक एफिशिएंट ऑडिट कंडक्ट करेंगे. दिस वाज essay 299. So this is all with the revision of chapter number 1, company audit. The main motto of revising this या taking this lecture was, guys, जब आप पूरा चैप्टर अपने साइड से लर्न कर लो उसके बाद ये अपना लेक्चर देखोगे तो you will be able to memorize each and every word, trust me. But for that you need to study chapter number 1 and उसके छोटे points very very carefully. So it's very important from MCQ point of view and theoretical point of view, and we'll take one more lecture on company audit still pending on MCQs and theoretical questions. तो हम अपने अगले लेक्चर में MCQs डिस्कस करेंगे जो बन सकते हैं और theoretical questions और उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो डिस्कस करेंगे. फिर हम बढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस. तब तक अभी तक अगर आपने चैप्टर अपने साइड से नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, उसके बाद क्वेश्चंस अच्छे से सुनना. यू विल एंजॉय सॉल्विंग इट विथ मी. तब तक टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप that you all have enjoyed the revision lecture. I hope I'm able to memorize each and every point in your brain. तब तक आप अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए और रिकॉल करते रहिए. फॉर्म नंबर्स डिस्कस कर लिए, सेक्शन के नंबर्स डिस्कस कर लिए, प्रोविजंस डिस्कस कर लिए हमने इस लेक्चर में. टेक केयर, सी यू सून.